So hello, myself Devargo Chakraborty and I hope that you are all doing good. तो कौन हूँ भाई मैं देवार्गो चक्रवर्ती। कौन हूँ भाई मैं? भाई ते लोग का फिज़िक्स का मेंटर हूँ, फिज़िक्स का दादा हूँ। फिज़िक्स पढ़ाऊँगा इसी यूट्यूब का चैनल में। ठीक है, तेरे को क्या करना है? तेरे को सिर्फ एक कॉपी और पेन उठाना है। ठीक है, जो मैं इधर लिखूँगा पूरा नोट्स बनाना है। ठीक है, दिखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद थोड़ा सा प्यार देना है और चले जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग एकदम जो पहला चैप्टर है, क्या पहला चैप्टर है भाई? क्लास 10 का फोर्स, वो हम लोग शुरू करेंगे। उसके आगे मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। वो बात है काम कर भाई। ठीक है, काम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। काम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। वर्क बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, काम करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। काम कर, शुरू कर, कोई भी एक काम उठा ले। एक्स काज, वाई काज বা জেড কাজ, যে কোনো একটা কাজ কর, কিন্তু সেই কাজে কনসিস্টেंट থাক। तो मैं एक बंगाली स्पीकर हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, हो जाएगा, ये जर्नी में ठीक हो जाएगा। ठीक है, चल, तो काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी से चालू कर। छोटा है, बच्चा है, प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है, कर ले भाई, स्टार्ट कर। ठीक है, ये जो खून है इसमें काम करने का जो मतलब जुनून है ना, वो ला, हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। चल भाई, बहुत बात कह लिया, अभी शुरू करते हैं। फोर्स, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स क्या होता है? फोर्स कुछ नहीं होता है। एक चीज़ होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें तू फोर्स लगाएगा, वो फोर्स का डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो समझते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? फोर्स is nothing but it is the rate of change of linear momentum. It is the rate of change of, अरे भाई, linear momentum। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? ये क्या दिया मैं बताता हूँ। फोर्स क्या होता है? इट इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? जिसमें मास होगा और वो एक वेलोसिटी दिखाएगा, तो मास इनटू वेलोसिटी बाय dt। ठीक है, इधर से फोर्स क्या होगा भाई? m dv बाई dt। dv बाई dt क्या होता है भाई? एक्सप्रेशन होता है, तो F दैट इज इक्वल्स टू m a। तो फोर्स क्या होता है? m a होता है, मतलब मास होगा, उसमें एक्सलेशन दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब तू एक ऑब्जेक्ट को इधर से फोर्स देगा, उस ऑब्जेक्ट का कोई मास है, आफ्टर गिविंग द फोर्स इन इट, इट विल शो एक्सलरेशन। ओके, आया समझ में? आया समझ में? अब ये क्या है? ये क्या मतलब, ये जो एरो दिया ये क्या है? ये है दिखाने के लिए, ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो फोर्स है ये एक क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है भाई, मतलब ये जो फोर्स है इसका खुद का एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और डायरेक्शन होगा। फोर्स का एक डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा? मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब है वो जो फोर्स तू दे रहा है वो कितना दे रहा है, इतना न्यूटन दे रहा हूं मैं। अच्छा, फोर्स का जो एसआई यूनिट है, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। वो क्या है भाई? न्यूटन, और डिनोट करता है कैपिटल एन से। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट है डाइन। डाइन, ठीक है, सीजीएस यूनिट है डाइन और एसआई यूनिट है न्यूटन। जब ये तू ग्रेविटेशनल का रिस्पेक्टिव में लिखेगा तब ये तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी केजीएफ होगा। ठीक है, तो तब ये क्या होता है? KGF होता है। ठीक है, मतलब किलोग्राम फोर्स। मतलब क्या? किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स।
ये इसका ऐसा यूनिट होगा जब ये तू ग्रेविटेशन का रिस्पेक्टिव में लिखेगा, ठीक है, जब इसको तू मतलब ग्रेविटी का रिस्पेक्टिव में लिखेगा। चल भाई आते हैं। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। चल ये तू मतलब ये तेरे को पता है, मतलब पता है, क्लास 9 में पढ़ा था, ये सब कुछ तेरे को पता है। चल भाई आते हैं। अब जो फोर्स है ना भाई, अब जो तेरा फोर्स है, तेरा जो फोर्स है वो कहाँ पर लगता है? वो तेरा कहाँ पर लगता है? एक होता है वो तेरा रिजिड बॉडी में लगता है, और एक होता है वो तेरा नॉन रिजिड बॉडी में लगता है। वीडियो हो रहा है भाई, सुंदर वीडियो होता है। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है एंड नॉन रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? रिजिड बॉडी का मतलब कुछ नहीं होता है, एक बॉडी होगा, ठीक है, जिसमें जब तू फोर्स देगा, इस बॉडी का जो शेप एंड साइज है, शेप एंड साइज है, वो चेंज नहीं होगा, उसको कहलाता है रिजिड बॉडी। पर नॉन रिजिड बॉडी क्या होता है? एक बॉडी होगा जब तू उसमें तू फोर्स देगा, जब उसमें तू इधर से फोर्स दिया, इधर एक नॉन रिजिड बॉडी है, सपोज देयर इज आटा का गोला, ठीक है, आटा का गोला है, जब तू इधर से उसको फोर्स दिया तब वो नॉन रिजिड बॉडी का शेप और साइज चेंज होगा, ठीक है। तो जब फोर्स एक रिजिड बॉडी में लगता है तब दो टाइप का मोशन आता है। अरे भाई जब फोर्स रिजिड बॉडी में लगता है तब भाई दो टाइप का मोशन आता है। क्या आता है भाई? दो टाइप का मोशन आता है। किधर लिखूं? इधर ही लिख देता हूँ। दो टाइप का मोशन आता है। एक मोशन होता है लीनियर मोशन, एक मोशन होता है क्या भाई? लीनियर मोशन, और इसको कहलाता है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन और इट कैन बी सेड लीनियर मोशन। और एक मोशन होता है क्या भाई? बोल। अरे भाई रोटेशनल मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? बोल भाई। जब देख ये तेरा एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये तेरा एक रिजिड बॉडी है, रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तू इधर से इसको फोर्स दिया, तू इधर से इसको फोर्स दिया, ये जो बॉडी है उस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन में मोशन दिखाएगा, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन, और इट कैन बी सेड लाइक लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन दिखा रहा है in the direction of the force. Now when this rigid body एक जगह से बंधा होगा, when this rigid body is pivoted, very good, when this rigid body is pivoted मतलब एक जगह से बंधा हुआ है, तब तू इधर से फोर्स देगा तब ये रिजिड बॉडी ऊपर नहीं जाएगा भाई, तब ये रिजिड बॉडी ऐसे रोटेशनल मोशन दिखाएगा। सपोज दिस इज एंड चॉक, दिस इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है, ओके। ये इधर से बंधा हुआ है, तो इधर से फोर्स लगाया तो ये क्या होगा? ये ऐसे घूमकर ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। नाउ इफ दिस चॉक इज ओवर हियर and if we give a force from the downward direction and there is no pivation over here, मतलब ये बंधा हुआ नहीं है, तो ये चौक ऊपर जाएगा, ऐसे आया समझ में कुछ? तो फोर्स कहाँ पर लगता है समझ दे देता हूँ। रिजिड बॉडी में लगता है एंड नॉन रिजिड बॉडी में लगता है। जब वो रिजिड बॉडी में लगता है तब मोशन दो प्रकार का होता है। वो मोशन क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? जब एक रिजिड बॉडी बंधा हुआ नहीं होता है, जब वो खुला होता है, तब उसको जब तू फोर्स लगाएगा तब वो एकदम सीधा चला जाएगा,
पर जब एक रिजिड बॉडी एक जगह से बंधा हुआ है, मतलब एक जगह से पाइवेटेड है, तब उसमें तू जब फोर्स लगाएगा तो वो रोटेशनल मोशन दिखाएगा ना। चल भाई आया समझ में? हाँ भाई आया समझ में। चल भाई, अब तेरा क्लास 9 में तू भाई पढ़ चुका था ये लीनियर मोशन, ठीक है। क्लास 10 का सिलेबस में सिर्फ तेरा टर्निंग इफेक्ट है, मतलब एक रिजिड बॉडी होगा और वो जब घूमेगा उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, चल सब कुछ पढ़ लेंगे। चल भाई, तो टर्निंग इफेक्ट क्या भाई? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। वीडियो हो रहा है तो भाई सुंदर वीडियो हो रहा है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट का मतलब एक रिजिड बॉडी होगा, एक रिजिड बॉडी है, वो एक जगह से बंधा हुआ है, तो इधर से फोर्स लगाया तो वो ये पूरा घूमकर ऐसे आया, ठीक है। तो क्या हुआ? रिजिड बॉडी होगा, पाइवेटेड होगा, फोर्स लगाएगा, रोटेशनल मोशन दिखाएगा। आया समझ में? चल भैया, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी, सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी, दिस इज, अरे भाई दिस इज रिजिड बॉडी, ठीक है। वो इधर से बंधा हुआ है, मतलब वो इधर से पाइवेटेड है, ठीक है। तू इधर से फोर्स लगाया, 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 तू इधर से फोर्स लगाया। सपोज दिस इज फोर्स F1, this is force F2, this is force F3, this is force F4 and this is force F5, okay। तो जब तू इस रिजिड बॉडी में F1 फोर्स दिया, जब तू इस रिजिड बॉडी में F1 फोर्स दिया, तब ये रिजिड बॉडी क्या रोटेशनल मोशन दिखाएगा? तू बोल तो भाई सोच समझ के बोल। जब तू इस रिजिड बॉडी में F1 फोर्स दिया, जो कि F1 फोर्स पूरा पाइवेटेड का ऊपर लग रहा है, पूरा पाइवेटेड का ऊपर लग रहा है, तब क्या ये जो बॉडी है, ये जो रिजिड बॉडी है, ये क्या मोशन दिखाएगा? वीडियो हो रहा है, 12 मिनट हो चुका है। तब ये दिस रिजिड बॉडी विल नॉट शो रोटेशनल मोशन। क्यों नहीं शो करेगा? क्यों नहीं शो करेगा? क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि तू भाई पूरा पाइवेटेड का, पूरा जो पाइवेट मतलब पाइवेट है, जो जगह है, तू मतलब ये रिजिड बॉडी को बंधा हुआ है, उस जगह में तू फोर्स दे रहा है, तब ये रिजिड बॉडी मूव नहीं करेगा। तो एक फैक्टर होता है, उसको कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। एक फैक्टर होता है, उसको कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। वो क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा कब होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा कब होगा? जब तेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा। आया समझ में? आया समझ में? देख भाई, ये तेरा एक रिजिड, अरे कहाँ ड्रॉ करूँ, ये तेरा एक रिजिड बॉडी है, इस इधर से पाइवेटेड है, तो इधर से फोर्स लगा रहा है, तो इधर से फोर्स लगा रहा है। ये तेरा लाइन ऑफ एक्सिस है, सॉरी, ये तेरा जगह है जिधर ये रिजिड बॉडी बंधा हुआ है, ठीक है, और इधर से तो फोर्स दे रहा है। ये जो डिस्टेंस होगा उसको कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, वो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। अब आया समझ में क्यों F1 फोर्स इस रिजिड बॉडी को रोटेशनल मोशन नहीं दे सकते? आया समझ में? जितना ज़्यादा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। आया समझ में?
क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। अब तो देख, ये जो F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, F3 फोर्स कम लगाना पड़ेगा F2 से, ठीक है। तो F5 सबसे कम, F4 सबसे उससे छोटा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोर्स F1 को लगाना पड़ रहा है, उसके बाद भी ये जो रिजिड बॉडी है ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता। पर F5 जो फोर्स है वो ऐसे इधर से तो तुक्का मारेगा, ये ऐसे मूव करेगा, क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बड़ा है, ये बड़ा है कंपैरेटिवली विथ F1, F2, F3 एंड F4। आया समझ में। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कब मैक्सिमम होगा? जब तेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा और जब तेरा फोर्स भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ फोर्स है। आया समझ में भाई? आया समझ में भाई? आया समझ में भाई? आया समझ में भाई? चल भाई, आया समझ में। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट है, फोर्स मतलब न्यूटन और परमानेंट डिस्टेंस मतलब मीटर, न्यूटन मीटर, और उसको जूल भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट क्या होगा? बोल ना भाई, डाइन सेंटीमीटर। इसका सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर, इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, ठीक है। आया समझ में भाई? आया समझ में भाई? आ गया समझ में भाई? तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देख, एक चीज होता है, ये एक तेरा रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये तेरा क्या है? रिजिड बॉडी है। अबे यार, रिजिड इधर से पाइवेटेड है। जब तू इसको इधर से फोर्स दे रहा है तब ये रिजिड बॉडी ऐसे मूव करेगा, तब ये रिजिड बॉडी ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब तू इसको फोर्स ऐसे दे रहा है तब ये रिजिड बॉडी ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो इन फिजिक्स ये कन्वेंशन है, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको पॉजिटिव मानता है और जो क्लॉकवाइज होता है उसको नेगेटिव मानता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कपिल पढ़ेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, सब कुछ आएगा। ये जो फोर्स का 2 लेक्चर होना था, एक हो गया। नेक्स्ट क्लास में पूरा तेरा फोर्स धांसू हो जाएगा और एक और लेक्चर होगा, उसमें तेरे को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। 3 लेक्चर होगा, एक लेक्चर में ये था, दूसरे लेक्चर में रहेगा रिमेनिंग पार्ट, और लास्ट लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन होगा, और उसके बाद तेरा जो फोर्स है, फोर्स चैप्टर है, धांसू हो जाएगा। तो टाटा बाय बाय एंड सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। काम कर भाई, काम स्टार्ट कर, चल भाई।